मेरठ से सबसे पहले योगी जी का पहला बयान था, तुम्हें कावड़ चाहिए या कर्फ्यू। उन्होंने एक बार भी बात नहीं करी भाई तुम्हें रोजगार चाहिए या कर्फ्यू, तुम्हें शिक्षा चाहिए या स्वास्थ्य चाहिए या कुछ और चाहिए। उन्होंने एक ही बात करी, तुम्हें कावड़ चाहिए या कर्फ्यू। उन्होंने युवाओं को समझा ही नहीं कि तुम किसी लायक हो। दूसरी रैली में उन्होंने बैठ जाओ नहीं तो तुम्हारी हमेशा के लिए तुम्हारी ज़िंदगी खराब हो जाएगी, कैरियर खराब हो जाएगा, सीधा सीधा युवाओं को धमकी दे रहे थे। अरे भाई जब अगर 50 लाख युवा यूपी में मौजूद है, उनके घर में 3-3 वोट और भी तो होंगे, 2 करोड़ वोट तो सीधे सीधे यही हो गए जो कि पलटी मार गए। उन्हें दिख गया कि इनके साथ रहने से हमारा कुछ नहीं होना। अरे भाई मेरी नौकरी लग गई, अच्छा मैं खाने कमाने लग जाऊंगा तो मैं कावड़ लेके तो वैसे भी चला जाऊंगा, मुझे तुम्हारी ज़रूरत ही क्या है। नमस्कार साहब। सर उम्मीद तो नहीं थी इतनी, जी बीजेपी को भी नहीं थी, इंडिया ब्लॉक को भी नहीं थी, क्या कहना चाहेंगे आप? इंडिया ब्लॉक को तो थी साहब, बीजेपी तो खैर गलतफहमी में चल रही थी, गलतफहमी में जी रहे थे बीजेपी वाले और उनके लोग, उनके सपोर्टर सारे। इस बार तो हम 400 पार कर जाएंगे, 400 पार कर जाएंगे, मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया जा रहा था। लेकिन ज़मीनी हकीकत जो थी इनको दूसरे चरण के बाद से ही पता चल गई थी कि हमारा हाल क्या होने वाला है। दूसरे चरण के बाद से आपने देखा होगा इनके नारे लगने बंद हो गए थे, हम 400 पार, हाँ हम आएंगे। कोई तो छोटे मोटे नेता इधर उधर के, लेकिन प्रधानमंत्री के मुँह से तो उनकी हवाइयाँ उड़ गई थी। उनके मुँह से आपने एक बार भी नहीं दूसरे चरण के बाद सुना होगा कि हम 400 पार जाएंगे। उनके मुँह से आपने क्या सुना? मंगलसूत्र, मटन, मछली, मुसलमान, मुजरा, लास्ट एंड फाइनल तो खैर वो मुजरे पे ही आ गए बिल्कुल आखिर में आते आते। हालत उनकी ख़राब हो गई, पता है कि अब जाके मेरा टाइम आ गया मुजरा देखने का। तो फिर उसी बात से लोगों को पता चल गया कि आज इनकी कंडीशन क्या है। बयानों की बौखलाहट साफ दिखा रही थी कि इनका हाल क्या बेहाल होने वाला है, और वही जनता ने कर दिखाया। कैलाश वर्ग जो उनके नेता हैं बीजेपी के, उन्होंने कहा कि हमने जो नारा दिया था 400 पार, उसको विपक्ष ने मिसयूज किया है। उसको इस तरीके से पोर्ट्रेट किया गया कि अगर 400 पार आ जाएंगी सीटें बीजेपी को तो संविधान खतरे में आ जाएगा और वोट देने का अधिकार नहीं होगा। इसको मिसयूज करते हुए विपक्ष को वोटें मिली हैं। सबसे पहले अनंत हेगड़े ने बोला था, उसके बाद दिया कुमारी है वहाँ पे राजस्थान की उप मुख्यमंत्री, उन्होंने बोला। मेरठ से जो अरुण गोविल खड़े हुए थे उन्होंने बोला, और इनके तमाम नेताओं ने बोला। तब आपने उनके मुंह पे ताला क्यों नहीं लगाया? और हमें आप कह रहे हो कि हमने यूज़ करा, तो भैया राजनीति तो ऐसी होती है। आपने कितनी चीज़ें यूज़ करी, आपने गलत नैरेटिव चला के, झूठे बयान चला के, एडिट करके। राहुल गांधी जी के कितने बयान आपने देखेंगे एडिट करते हुए लगातार सोशल मीडिया पे इन्होंने वायरल करे। पिछले 10 सालों से उनकी इमेज बना रखी थी वो आलू से सोना वाले बयान, जो कि वास्तव में दिया गया मोदी जी के द्वारा था। 2013 में गुजरात में पेप्सिको कंपनी जो है उसकी और आलू के व्यापारी जो थे उनके बीच में पंगेबाजी हुई थी, जिसकी वजह से उन्होंने ये बयान दिया था कि चिंता मत करो, तुम्हारा आलू तो मैं ऐसे बिकवाऊंगा कि इधर से आलू डालोगे उधर से सोना निकलेगा। ये बयान वो था जिसको उन्होंने कोट करा था, और आपने 10 साल। अब आज आप परेशान हो गए कि जी हमारे बयान को पोर्ट्रेट कर लिया, हमारे बयान को ऐसा कर लिया। भाई तुम तो कुछ भी कहे जाओ और हम कुछ ना कहें, ऐसे कैसे चलेगा साहब? ऐसे नहीं चलता, सीधी सी बात है। उत्तर प्रदेश देश की रीढ़ की हड्डी है, ठीक है ना, और कहीं ना कहीं पीएम जो है तो उसी रास्ते निकल कर आते हैं। मैक्सिमम पीएम वहीं से आए हैं। पर उम्मीद थी भाजपा को कि 80 में से कम 75 तो लेकर जाएंगे ही। उम्मीद नहीं रही, ठीक है ना। मतलब 40 से भी कम 32-33 आई है उनको, 33 आई है। क्या वजूहात रही हैं मेन? देखिए मैं उत्तर प्रदेश के युवाओं को इस मामले में तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। और आपको याद होगा आप ही के चैनल पे मैंने एक बात करी थी कि उत्तर प्रदेश के युवाओं जाग जाओ, तुम्हारे 2017 से 2024 आ गया, 7 साल में तुम्हारी एक भी नौकरी कंप्लीट नहीं हुई है। 9 फार्म निकले, 9 फार्मों की भर्तियाँ कैंसिल हुई हैं। और अभी पीछे कांस्टेबल की जो भर्ती निकली थी जिसमें 50,000 भर्ती थी और 50 लाख लोगों ने फार्म भरा था, वो भी पेपर कैंसिल हुआ था। तो मुझे इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी है कि कम से कम मेरा मैसेज थोड़े बहुत लोगों तक वहाँ पहुँचा और उन्होंने इस बात पर ध्यान दिया। क्योंकि मोदी जी का बयान था कुछ नहीं, रोजगार के बारे में कुछ नहीं, महंगाई के बारे में कुछ नहीं, भ्रष्टाचार के बारे में कुछ नहीं, मुस्लिम, मटन, मछली। योगी जी का बयान क्या था? मेरठ में पहली रैली से इन्होंने शुरुआत करी थी। मेरठ से सबसे पहले योगी जी का पहला बयान था, तुम्हें कावड़ चाहिए या कर्फ्यू। उन्होंने एक बार भी बात नहीं करी भाई तुम्हें रोजगार चाहिए या कर्फ्यू, तुम्हें शिक्षा चाहिए या स्वास्थ्य चाहिए या कुछ और चाहिए। उन्होंने एक ही बात करी, तुम्हें कावड़ चाहिए या कर्फ्यू। उन्होंने युवाओं को समझा ही नहीं कि तुम किसी लायक हो। दूसरी रैली में उन्होंने बैठ जाओ नहीं तो तुम्हारी हमेशा के लिए तुम्हारी ज़िंदगी खराब हो जाएगी, कैरियर खराब हो जाएगा, सीधा सीधा युवाओं को धमकी दे रहे थे। अरे भाई जब अगर 50 लाख युवा यूपी में मौजूद है, उनके घर में 3-3 वोट और भी तो होंगे, 2 करोड़ वोट तो सीधे सीधे यही हो गए जो कि पलटी मार गए। उन्हें दिख गया कि इनके साथ रहने से हमारा कुछ नहीं होना। अरे भाई मेरी नौकरी लग गई, अच्छा मैं खाने कमाने लग जाऊंगा तो मैं कावड़ लेके तो वैसे भी चला जाऊंगा, मुझे तुम्हारी ज़रूरत ही क्या है? मुझे तुम्हारी क्या जरूरत है? मेरी नौकरी लग गई तो मैं तो कावड़ लेके वैसे ही चला जाऊंगा, 15 दिन की छुट्टी लूंगा मैं अपने ऑफिस से, कावड़ लेके आऊँगा। तुम हमें कावड़ लाने ले जाने वाले कौन होते हो? तो इस चीज़ को युवाओं ने समझा, बहुत अच्छा समझा, बेहतर तरीके से समझा। तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ मैं। जिस तरह से इससे पहले राजस्थान के युवाओं ने समझा था, राजस्थान में भी पेपर लीक होते थे, राजस्थान के युवाओं को भी हालत ख़राब हो रही थी, उन्हें भी दिख गया कि हमारा कैरियर कैसे बनेगा। उन्होंने राजस्थान की सरकार भी बदल दी और आज अब सरकार की हिम्मत नहीं है कि पेपर करा के और उसे लीक करा सके। और आपको पता ही है कि पेपर लीक में कितने बड़े बड़े माफिया शामिल होते हैं, किस तरह से हरकतें होती हैं। तो इस मामले में मैं लगातार युवाओं को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरी बात उन तक पहुँची, चाहे 10 तक पहुँची, चाहे 20 तक पहुँची, किसी भी तरह तक पहुँची। मैंने आपके चैनल के अलावा और तमाम चैनलों पर भी ये बात करी थी। युवाओं को मैंने कहा, उनको आह्वान करा, उन्होंने इस चीज़ को पूरा करा, बहुत खुशी होती है। बगल में बिहार है जी,
बिहार में उस तरीके के रिजल्ट नहीं मिले विपक्ष को। जी जी। इसका कारण क्या समझते हैं आप? उसका कारण देखो जी, तेजस्वी यादव साहब ने जो है ना, जिस हिसाब से उन्होंने नौकरियां बांटी, सब कुछ बांटा, लेकिन उसके बावजूद भी शायद वो कहीं देर नब्ज पकड़ने में कामयाब नहीं हो पाए। और उन्होंने इसके बावजूद भी उन्होंने नीतीश कुमार जी को लगातार इज्जत देते रहे। वो थोड़ा सा अगर वो अपना पॉलिटिकल कुछ कर जाते तो शायद मुझे लगता है कि कुछ बदलाव हो सकता था। अब ना क्या लगता है ये सरकार अस्थायी तौर पर काम कर पाएगी मजबूती से? और जिस तरीके के फैसले लिए हैं पीएम ने पिछले 10 सालों में, उस तरीके के फैसले आपको देखने को मिलेंगे? देखिए, ये सरकार शपथ ले रही है, मैं मानता हूँ इस चीज़, लेकिन मैं आज इस बात को फिर से दोबारा से दोहराता हूँ, खुलेआम कहता हूँ, ये सरकार 6 महीने से ज़्यादा नहीं चलेगी। ये सरकार ये 2024 ही 24 चल पाएगी। 2025 में आप नया प्रधानमंत्री देखेंगे ही देखेंगे, ये कन्फर्म है। भाजपा में अंदर ही भीड़ भाड़ हो रही है, अंदर भगदड़ मची पड़ी है। भाजपा अपने आरएसएस से किनारा काट के बैठी हुई है। आरएसएस के जो कट्टर सपोर्टर भाजपा में बैठे हैं वो इनसे किल से हुए बैठे हैं, क्योंकि इन मोदी और इन्होंने मिलकर, अमित शाह ने, दोनों ने मिलकर पूरी भाजपा को अपने शिकंजे में कस रखा था। किसी को भी फड़फड़ाने की, मुंह खोलने की आज़ादी नहीं थी। बोलो तो जय जय बोलो, अगर आलोचना करोगे तो बाहर जाओगे। और अब ये जो इन्होंने दो बाबुओं का सहारा लिया है, अब उसके बाद मोदी जी की हालत क्या होगी ना, मेले बाबू ने खाना खाया, मेले बाबू ने चाय पी, मेले बाबू ने सो गया, मेले बाबू को नींद आ गई। अब सुबह से शाम तक मोदी जी का दोनों बाबुओं के पास, एक चंद्रबाबू नायडू और दूसरे बार नीतीश बाबू नायडू, जो मीम चलती है लगातार, अब वो हालत वहाँ उनकी होने वाली है। मेला बाबू नाराज तो नहीं है, मेला बाबू खा चुका, मेला बाबू सो गया, अब ये हालत होने वाली है। 6 महीने में यही हालत होनी है। चीज़ और भी, जैसे आपने कहा भी नीतीश कुमार हो गए या नायडू जी हो गए, वो टूट सकते हैं। आपको ऐसा लगता नहीं है कि भाजपा विपक्ष के जो सांसद है वो भी तोड़ सकती है? विपक्ष अब नहीं टूटने वाला। विपक्ष ने टूटना होता तो जितने टूटने वाले थे वो चुनावों से पहले जा चुके हैं। जिनको डर लग रहा था, जैसे हमारे दिल्ली के नेताओं को देखा जाए, हमारे कांग्रेस के नेताओं को देखा जाए, 3-4 हमारे वो स्पोक्स पर्सन भी गए, प्रदेश अध्यक्ष भी चले गए, उन्हें लग रहा था कि कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत खराब होगा। वो उनके झांसे में आ गए थे, अमित शाह जी के झांसे में, कि दूरबीन लेके भी कांग्रेस ढूंढने से नहीं मिलेगी। उनकी बात सच्ची लगने लगी। उन्होंने ज़मीनी हकीकत नहीं दी। ज़मीन पर उतरते, हमारे साथ मिलते जुलते, लोगों से मिलते जुलते, उन्हें पता चलता कि कितना ज़बरदस्त क्रेज़ अभी कांग्रेस का है। वो उस चीज़ को इग्नोर कर गए। ठीक है जी, अच्छा हुआ, चले गए, बढ़िया रहा। तो अब कोई नहीं टूटने वाला। हम लोग अभी दिल्ली में मौजूद हैं, दिल्ली की बात कर लेते हैं। दिल्ली में एक भी सीट कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को नहीं मिली है। इसके कारण क्या समझते हैं आप? इसका कारण वही समझता हूँ, जो अयोध्या में इनको बीजेपी को हार मिली, जो नासिक में हार मिली, जो चित्रकूट में हार मिली। जो अगर बीजेपी वाले इस मामले में जो बयान देंगे, वही बयान मैं उनको रिपीट करके आपको दिल्ली के बारे में कहूँगा। आम आदमी पार्टी की यहाँ पर पकड़ मजबूत है, पंजाब में भी मजबूत है, वहाँ भी सीटें कम आई हैं इनको। अगर देखें आम आदमी पार्टी की, पर यहाँ पर जिस तरीके से केजरीवाल जी बाहर आए, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि बाहर उनको नहीं आना चाहिए था, अंदर रहते तो कुछ ना कुछ उनको फ़ायदा मिलता और ज़्यादा। लोगों के सबके अपने अपने आकलन होते हैं जी। अंदर रहने की बात और बाहर रहने की बात, अंदर जगह थे तब भी दिल्ली की जनता में रोष था, बाहर आ गए तो खुशी ही थी, प्रचार भी करा उन्होंने।